इस वक्त की एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र और झारखंड समेत 4 राज्यों में 15 सीटों पर विधानसभा चुनाव में वोट डाले जा रहे हैं। 2.5 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है। वोटर्स में बेहद उत्साह नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में आज विधानसभा की सभी 288 सीटों पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं, तो झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। तो आज राजनीति के खिलाड़ियों से लेकर मैदान के खिलाड़ी तक वोट करने उतर रहे हैं। बॉलीवुड के सितारे भी पीछे नहीं हैं। अक्षय कुमार सुबह सुबह अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा राजकुमार राव, सोनू सूद, साथ ही सोनाली कुलकर्णी भी वोट डालने के लिए पहुंची। सचिन तेंदुलकर भी अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतार लगी हुई है। महाराष्ट्र के गवर्नर की बात की जाए तो वो भी सुबह सुबह अपना वोट कास्ट करने के लिए महाराष्ट्र में पहुंचे। सभी 288 सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो पुख्ता की गई हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग इलाकों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, राजेश, रुचि, शोएब रजा भी हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र के अलावा झारखंड में भी दूसरे चरण का चुनाव होना है। इसके अलावा 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरला की 1 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और 4 राज्यों में उपचुनाव के लिए वोट सुबह से ही डाले जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबकी नजर महाराष्ट्र पर टिकी हुई है, जहां वोटिंग के बीच बिटकॉइन कांड पर पवार फैमिली के भाई और बहन में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। अजीत पवार ने जहां कहा कि बिटकॉइन कांड की जो ऑडियो सामने आई है उसमें आवाज और टोन से यह पता चलता है कि वो सुप्रिया सुले की हो सकती है, तो सुप्रिया सुले ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि ये ऐसा नहीं है। अजीत पवार ने कहा कि वो सुप्रिया और नाना पटोले को सालों से जानते हैं और जो ऑडियो सामने आया है उसमें दोनों की आवाज और टोन मिलता जुलता लग रहा है। दोनों के बोलने का तरीका मेल खा रहा है, इसलिए पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इस तरह का वातावरण है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वातावरण है। रिगार्डिंग जो कंट्रोवर्सी हो रही है, भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, ऑडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज़ उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज़ दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। नहीं, ये देखो किसके खिलाफ, कल मेरे ही खिलाफ किसी ने कुछ ऐसा निकाला कि जो बोलना गलत है या कानून के हिसाब से या कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से बराबर नहीं है, ऐसी बातें किसी ने भी करनी नहीं चाहिए। उसके बारे में मुझे पता चला है, मैंने सुना है इलेक्शन कमीशन ने वो जो भी कंप्लेंट है उसके बारे में उन्होंने उसकी नोंद ली है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि सच क्या है। नहीं, जब तक क्या सच है वे ये लोगों के सामने नहीं आता तो नुकसान होने का सवाल कहाँ आता है। अरे ये सबके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी का अधिकार जिस ऑफिसर को है वो ऑफिसर ठीक तरह से जानकारी लेगा और फिर उसके बाद पता चलेगा। उसको उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा। सुना आपने अजीत पवार को, कहना है इनका कि ऑडियो टेप में सुप्रिया सुले की आवाज से मिलती जुलती आवाज है, लेकिन सुप्रिया सुले इन बातों से इनकार कर रही हैं। बिटकॉइन ऑडियो टेप पर सुप्रिया सुले ने कहा कि ऑडियो क्लिप में उनकी आवाज नहीं है। सुप्रिया सुले ने यह भी दावा किया कि सभी वॉइस नोट और स्क्रीनशॉट के अलावा जो वीडियोस दिखाए गए वो फेक हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्होंने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कर दी है।
उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का नोटिस भी भेजा है। मीडिया की तरफ से मुझे ये सब वॉइस रिकॉर्डिंग्स और कुछ भेजा गया। जब मेरे हाथ में आया, मैंने पहली चीज़ की कि मैंने पूना के कमिश्नर साहब को फ़ोन किया और मैंने कमिश्नर जी को बोला कि ये फेक कुछ वीडियोस चल रहे हैं, मैं आपको भेज रही हूँ, मुझे साइबर क्राइम में कंप्लेन करनी है। तो उन्होंने कहा ज़रूर आप करिए। मैंने फट से साइबर क्राइम में ऑनलाइन में कंप्लेन कर दी कल शाम को। वो पहला कि साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेन की है कि ये सारे वॉइस नोट्स और जो कोई मैसेज है सारे झूठ है और फेक है, इसीलिए मैंने साइबर क्राइम को नोटिस भेजी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उसके बाद बहुत सारे मीडिया के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैंने हर एक को मैंने रिप्लाई किया और हर चैनल्स के भी मैं आभारी हूँ कि आपने दिखाया भी मेरी जो आरोप था उसका जो जवाब मैंने दिया वो हर मीडिया हाउस ने दिखाया। मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। उसके बाद मैंने वकीलों को मेरे फ़ोन किया और आज सुबह मैंने श्री त्रिवेदी जी को मैंने एक क्रिमिनल डेफमेशन नोटिस भेजी है, क्योंकि उन्होंने जो आरोप किए, उन्होंने मुझे 5 सवाल पूछे, 5 सवाल, और उन्होंने मुझे कहा है कि बाहर आके जवाब दे। मैं बाहर आके जवाब देने के लिए कभी भी तैयार हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जिस शहर में चाहे, जिस चैनल पे चाहे, जिस वक्त चाहे, वो जहाँ बुलाएंगे मैं आ जाऊँगी और हर एक का जवाब मैं दे दूँगी, क्योंकि फॉर ऑल द क्वेश्चंस माय रिप्लाई इज़ नो 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 नो, लाइज 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 लाइज। सारे आरोप झूठ है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती और इसीलिए मैंने पहले साइबर क्राइम को कंप्लेन की, पॉइंट नंबर 1, एंड पॉइंट नंबर 2 मैंने डिफॉर्मेशन का नोटिस उनको भेजा। अजीत पवार ने ये कहा कि मैं दोनों को जानता हूँ, नाना पटोले को भी, आपको भी, आवाज मुझे मिलती जुलती लगती है, लेकिन जांच आखिर जांच अधिकारियों को करनी चाहिए, ये उनका जवाब। हाँ बिल्कुल, जांच तो होनी चाहिए और वो अजीत पवार है भैया, कुछ भी बोल सकते हैं। रामकृष्ण। सुप्रिया सुले को सुना आपने, अपने भाई के लिए कह रही हैं कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। अब भाई बहन के बाद शरद पवार का इस मुद्दे पर क्या कहना है, जो बयान सामने आया है वो भी आपको बता देते हैं। बिटकॉइन ऑडियो टेप पर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। बीजेपी ने झूठा आरोप लगाया है, ये शरद पवार की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो जेल में था उसके बयान पर आरोप बीजेपी लगा रही है। ऐसे झूठे आरोपी को लेकर जो बीजेपी ने बात कही है वो बीजेपी ही कर सकती है। तो महाराष्ट्र में आज चुनाव जारी है, वोटिंग हो रही है, उससे ठीक एक दिन पहले ये बिटकॉइन का मामला सामने आता है, जिसमें यह आरोप लगाया जाता है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन मनी का इस्तेमाल हो रहा है। उस पर शरद पवार ने क्या कहा, सुनिए। बीजेपी कौन सी लेवल पर जाती है इसका एक उदाहरण है। जिसने आरोप किया था वो आदमी जेल में था कई महीनों से, और ऐसे लोगों को सामने लेकर झूठे इल्जाम लगाना ये ओनली भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सचिन है, राजेश हैं, इसके अलावा आपको बता दें शोएब रजा और रुचि कुमार भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले सचिन, मैं आपका रुख करूंगी। महाराष्ट्र की बात की जाए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर जो जनता है वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंची है। लेकिन चुनाव से ठीक एक दिन पहले 5 करोड़ का मुद्दा, बिटकॉइन का मुद्दा जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है और आज उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जी बिल्कुल सही बात आपने कही कि महाराष्ट्र चुनाव में जब वोट पड़े जा रहे हैं उसके ठीक चंद घंटों पहले जो है कैश कांड का मुद्दा आता है और जिसमें बीजेपी के महासचिव के खिलाफ जो है बड़ा आरोप लगता है और महाविकास आघाड़ी इसको बड़ा मुद्दा बनाती है। कहती है कि बीजेपी की हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपना रहे है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी जो है नहीं जीतेगी। और बीजेपी के खिलाफ जो है नोट जिहाद का आरोप जो है वो लगा दिया है महाविकास आघाड़ी ने। जिस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी ने उनको घेरा और जो आरोप लगाए, जो वीडियो तस्वीरें सामने आई, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर शरद
शरद पवार की पार्टी कांग्रेस, नाना पटोले, तमाम लोगों ने वोट जिहाद के खिलाफ जो है बीजेपी ने जो आरोप लगाए थे उसका जवाब अब नोट जिहाद से देना शुरू कर दिया है। और जिसके बदले में बीजेपी ने जो है बिटकॉइन घोटाले का मुद्दा सामने लाया है और सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, सांसद एनसीपी की, शरद पवार की पार्टी की और नाना पटोले के खिलाफ जो है बिटकॉइन का मुद्दा सामने लाया है और इसको लेकर तमाम सवाल पूछे हैं कि क्या ये शरद पवार और सुप्रिया सुले की बेटी इनका आवाज है, उस पर वो सफाई दे। लेकिन इस पर अब जो है एनसीपी, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले कह रही है कि तमाम तरह की डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए वो तैयार है और हर जो सवाल बीजेपी ने पूछा है उसको लेकर उनका जवाब है ना 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 ना। और शरद पवार भी कह रहे हैं कि बीजेपी इस तरह के हथकंडे जो है हर चुनाव में अपनाती है, ये भी उनका हथकंडा है। लेकिन मतदान जो है इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द जो है कहीं ना कहीं आकर जो पहुंचा है। वोट जिहाद बनाम धर्मयुद्ध की बात कही गई, डेवलपमेंट की बात कही गई, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों को लेकर, घोटालों को लेकर, कैश कैंड को लेकर जो है आखिरी समय में जो है ये मुद्दे यहाँ पर कहीं ना कहीं हावी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जनता जो है, खासकर मुंबई की जनता कह रही कि उनके लिए डेवलपमेंट का मुद्दा है। मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने 5 साल में 2 सरकार देखी है, दोनों अलायंस की सरकार देखी है। उद्धव ठाकरे की लीड वाली जो है महाविकास आघाड़ी की सरकार 2.5 साल पहले देखी, उसके बाद आखिरी में एनडीए की लीड वाली जो है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार देखी। लेकिन लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पूरे हुए, समृद्धि महामार्ग हुआ, मुंबई में कोस्टल रोड हुआ, मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट हो रहे हैं, किसानों की बात की जा रही है। एमबीए कह रहे कि किसानों को सोयाबीन को 7,000 देंगे, किसानों को एमएसपी देंगे, 5 चीजों के दाम स्थिर रखेंगे। तो यहाँ पर महायुति कह रही कि लाडली बहना को हम पैसे दे रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर इलेक्शन काफी दिलचस्प हो रहा है और आरोप प्रत्यारोप को लेकर लगातार अलग अलग दिन अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं। अलग अलग तरह की बयानबाजियों का दौर चला, वो हमने अलग अलग रैलियों, सभाओं में देखा कि किस तरह से अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बहरहाल किस्मत का फैसला आज हो जाएगा ईवीएम में कैद और इंतजार रहेगा 23 तारीख का। रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो विधानसभा के चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में इस उपचुनाव को देखा जा रहा है और 9 ऐसी सीटें हैं जहां उपचुनाव हो रहा है। किस तरह की तस्वीर, क्योंकि इस बार कांग्रेस को छोड़कर बाकी सारी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और नारों बयानों का शोर भी खूब चला उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, क्योंकि उपचुनाव जो आमतौर पे होते हैं, हमने इस तरह से उपचुनाव होते नहीं देखा कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे अभी आए और बीजेपी ने उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उम्मीद के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही और अखिलेश यादव का जो पीडीए फॉर्मूला था वो काम आ गया। उसके बाद ये चुनाव है तो जाहिर है पूरी ताकत लगा रखी है दोनों ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब ये जो 9 सीट से 14 रैलीज कर चुके हैं, 2 रोड शो उन्होंने प्रचार के लिए किया। चुनाव जब अनाउंस हुए उसके पहले से ही उन्होंने सारी सीट्स पे वो गए, रोजगार मेले लगे। करीब 30 मंत्रियों की टीम यूपी सरकार की इन चुनाव के प्रचार में लगी, तो कहीं कोई कोर कसर ना छूट जाए इसकी पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। जून में जब नतीजे आए थे तभी से इन बाई इलेक्शंस की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी थी। अब समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके लिए भी बड़ी चुनौती है, कांग्रेस मैदान में नहीं है और ये जो 9 सीट पे चुनाव होने हैं इसमें 2022 में 4 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, तो उन 4 सीट को अपने पास रखें और बाकी सीट भी जीत पाएं, ये बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने है। तो अखिलेश यादव भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस समय हम कानपुर की सीसामऊ सीट पर हैं जहां पर वैसे 8 जो चुनाव हो रहे हैं, 8 उपचुनाव जो 9 हैं उनमें से 8 ऐसे हैं जो 2022 में विधायक थे वो सांसद बन गए, इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन कानपुर की सीसामऊ सीट पर इसलिए उपचुनाव हो रहा है क्योंकि यहाँ के जो विधायक सपा के इरफान सोलंकी, उनको 7 साल की जेल हो गई, सजा हो गई और उनकी विधायकी चली गई। अब उनकी पत्नी नसीम सोलंकी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो जाहिर है यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक टीयर फैक्टर भी काम कर रहा है कि सिंपैथी, वो जगह जगह जाके उन्होंने वोट मांगा, अपने पति के ये हवाला देखे कि वो जेल में बंद है, सरकार ने उनको फंसा दिया है। लेकिन बीजेपी भी यहाँ पर कानपुर, क्योंकि 96-97 से बीजेपी जीती नहीं है। इरफान सोलंकी खुद ही यहाँ से 4 बार के विधायक हैं, सीट से वो 3 बार के विधायक हैं।
उनके पिता यहाँ 2-3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ये जो गढ़ सपा का रहा है उसमें सेंध लगाई जाए और इन सारे जो 9 सीट्स पर उपचुनाव है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतकर जो वर्कर्स हैं उनको एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि सब कुछ ठीक है और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में और ज़ोर शोर से वो जुट जाए। इसकी कोशिश है। अब नतीजे किसके फेवर में आते हैं इसका इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, नतीजे किसके फेवर में आते हैं और संदेश किसका तगड़ा जाता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। सीधे रुख कर लेती हूँ शोएब रजा का, जो इस वक्त कुंदरकी सीट पर मौजूद है। इस सीट की अगर बात की जाए शोएब, तो ये सीट पिछले चुनावों में सपा के खाते में गई थी। एक बड़ी चुनौती यहाँ पर ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि सपा के लिए भी। एक को सीट बचानी है तो दूसरे की कोशिश ये होगी कि इस सीट को कैसे जीते, और मुकाबला भी त्रिकोणीय है। बिल्कुल, देखिए पिछले तकरीबन 3 दशक से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, ये बात सच है। और 2022 में भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे जियाउर रहमान बर्क, उस वक्त वो जीते थे। बाद में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क जो सांसद रहे हैं उनका निधन हो गया था। उसके बाद उनके पोते जियाउर रहमान बर्क ने यहाँ पर चुनाव लड़ा संभल से और वो सांसद बन गए, इसीलिए सीट खाली हुई। और अब यहाँ जो चुनाव है वो हो रहा है। तो तस्वीरें तो मैं आपको अगर दिखाऊं तो लगभग तमाम जगहों से इसी तरह की है कि लोगों की जो भीड़ भाड़ है वो कतारों में नजर आ रही है। लोग वोट डालने के लिए सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन ये बात सच है कि इन 9 के 9 जो विधानसभा उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं 2027 के मद्देनजर, इनको बड़ा अहम माना जा रहा है। इसलिए भी क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें उस तरह से बीजेपी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी पर यह दबाव है कि 27 से पहले कम से कम इन विधानसभा उपचुनाव में वो अपना दमखम इस तरह से दिखाए ताकि वो दिखा सके कि नहीं, ऐसा नहीं कि लोकसभा में अगर उनका प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में उतना अच्छा नहीं था तो अभी पार्टी फिर से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती। 27 से पहले दिखाने की चुनौती उनके सामने है। समाजवादी पार्टी के सामने यही चुनौती है कि वो अपने उस प्रदर्शन को कायम रखे। अगर वो इन 9 में से चूंकि 4 पहले से भी उनके पास थी, अगर उस तरह से वो प्रदर्शन को दोहराती है तो कुंदरकी की जहां तक बात है, अगर इस सीट के समीकरण की बात करते हैं तो यहाँ बीजेपी के जो कैंडिडेट है रामवीर सिंह, वो बहुत मजबूत कैंडिडेट इस लिहाज से है क्योंकि हमने पूरे उपचुनाव के प्रचार के दौरान ये देखा है कि उन्होंने, क्योंकि ये सीट मुस्लिम बाहुल्य है, सबको पता है कि 60% से ज्यादा जो यहाँ पर वोटर है वो मुसलमान है, इसलिए रामवीर सिंह ने लगातार ये कोशिश की है कि मुसलमानों के साथ एक सामंजस्य बनाया जाए। कई तस्वीर उनकी वायरल हुई टोपी लगाए हुए या प्रचार करते हुए, और जो मुस्लिम वोटर भी है बहुत सारे वो उनकी तारीफ करते दिखे कि क्योंकि लगातार 2012 के बाद से वो चुनाव लड़ते रहे हैं यहाँ पर। और जो हाजी रिजवान है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, वो 12 में और 17 में यहाँ से विधायक रह चुके हैं। 2022 में उनका टिकट कट गया था क्योंकि जियाउर रहमान बर्क जो शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं वो यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन अब फिर से हाजी रिजवान को समाजवादी पार्टी ने यहाँ से अपना कैंडिडेट बनाया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी क्या 3 दशकों का जो सूखा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ इसको माना जाता है इस सीट को, और 3 दशकों से उसकी जो जीत है वो यहाँ पर कायम है, तो क्या उस जीत को उसी तरह से समाजवादी पार्टी कायम रख पाएगी या फिर बीजेपी यहाँ पर जीतेगी? यही आज फैसला हो रहा है। यही फैसला होगा क्या बीजेपी सेंधमारी में सीट में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि हमने देखा प्रचारों में, बयानों में तमाम दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि सुपड़ा साफ कर देंगे, तो सपा की तरफ से कहा गया है कि 100% जीत उनकी होगी, यानी कि 9 की 9 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। अब आपको सुबह 9 बजे महाराष्ट्र में कितने फीसद वोटिंग हो गई है वो बता देते हैं। अमरावती की बात की जाए तो 6.6% मतदान सुबह 9 बजे तक हो चुका है। इसके अलावा धूले में 6.8%, लातूर में 5.9%, मुंबई सिटी की बात करें तो यहां 6.25% सुबह 9 बजे तक मतदान हो चुका है। इसके अलावा मुंबई उपनगर में अब तक सबसे ज्यादा 7.9% मतदान सुबह 9 बजे तक का यह आंकड़ा है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं, लेकिन यह तस्वीर आप देखिए सुबह सुबह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए किस तरह से जो मुंबई के लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल
रहे हैं। मोहन भागवत की एक तस्वीर आपने देखी, सुबह सुबह सबसे पहले वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। राजेश का रुख मैं कर लेती हूं। राजेश, उत्तर प्रदेश से एक नारा निकला जो महाराष्ट्र के चुनावी रण में भी सुनाई दिया, उसका कितना असर है? क्योंकि जो लोकसभा के अलावा विधानसभा के चुनाव होते हैं उसके मुद्दे अलग होते हैं, रोजगार, भ्रष्टाचार, इसके अलावा किसान, ये तमाम मुद्दे होते हैं। लेकिन इस बार नारों के जो शोर है वो सुनाई दिया, इसके साथ ही धर्म की बात, धर्म युद्ध की बात और वोट जिहाद की बात भी खूब सुनाई दी। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो, दोनों ने अलग अलग नारे दिए और उसे मुद्दा बनाने की कोशिश की। जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है के नारे दिए गए, उसी तर्ज पर सामने की पार्टी यानी कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी बड़े अग्रेसिवली तरीके से इसका काट किया गया और कहा गया कि अगर मुंबई की तरफ तुम नजर डालोगे तो हम काटेंगे। तो इन मुद्दों का कितना असर है, हम जो जनता से बात कर रहे हैं, खास करके अगर मुंबई में बात कर रहे हैं, तो जनता यही कह रही है कि हम डेवलपमेंट को अपना मुद्दा रख रहे हैं और उसी को ध्यान में रखकर हम वोट करने जा रहे हैं। नेता चुनाव प्रचार के दौरान या फिर उस वक्त भावेश में क्या बोलते हैं वो बहुत ज्यादा मतदान के दिन मतदाताओं के दिमाग में रहता है। ये कम से कम मुंबई में जिन मतदान केंद्रों पर हम गए हैं वहां तो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यह बात सच है कि दोनों तरफ से इस तरीके के मुद्दे सामने लाए गए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार वोट जिहाद की बात जो है वो की गई, वहीं महाविकास आघाड़ी की तरफ से कई मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे लाया गया और उनसे मुस्लिम कम्युनिटी को एक रखकर महाविकास आघाड़ी को वोट दिलाने की अपील की गई। अबू आजमी की तस्वीर हमने देखी, सज्जाद नोमानी की तस्वीर देखी, तो दोनों तरफ से कोशिश की गई, दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है। और पिछले विधानसभा के चुनाव के मुकाबले इस बार का चुनाव महाराष्ट्र में बेहद अलग और बेहद दिलचस्प है और मुकाबला बहुत क्लोज माना जा रहा है।